नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार झा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट पारस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और जब से इस हॉस्पिटल की स्थापना हुई 2013 से यहाँ पर मैं न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज जो हमने एक विषय चुना है वो बड़ा ही इस आधार पर चुना है कि हमारे पेशेंट्स को जो कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि हम उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाएं, तो एक बड़ा ही कॉमन लक्षण है चक्कर आना। तो आज हमने इसी विषय को चुना है कि कैसे हमारे पेशेंट्स जानें कि जो चक्कर आते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो कौन से चक्कर हैं जो गंभीर प्रकृति के चक्कर हैं, कौन से चक्कर हैं जिसमें विशेष जांच की ज़रूरत होती है, और चक्कर से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उसे भी हम प्रयास करेंगे कि दूर करें। तो सबसे पहले जो सवाल ये उठता है कि ये चक्कर आना जो है ये कितना गंभीर है, या किसी व्यक्ति को अगर चक्कर आया तो क्या वो हमेशा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, या एक्चुअली उसे क्या करना चाहिए किसी आदमी को अचानक चक्कर आया। तो जैसे हम न्यूरोलॉजी में बात करते हैं हमेशा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री टेकिंग, यानी किसी व्यक्ति को यदि चक्कर आ रहा है तो सबसे पहले हम उसमें कुछ मूल प्रश्न उससे पूछते हैं कि ये चक्कर कैसे आ रहा है, यानी चक्कर क्या आपको अचानक से चक्कर आ रहा है, उस चक्कर आने के साथ क्या बेड में जब आप पोजीशंस को चेंज करते हैं उस पोजीशंस के साथ वो चक्कर संबंधित है, वो चक्कर कितने देरी तक रहता है, यानी कुछ सेकेंड्स में ही चला जाता है या कुछ मिनटों में रहता है, चलने में आपको कोई बैलेंस की दिक्कत हो रही है या नहीं, साथ में सर में दर्द, उल्टियाँ, कान में कोई लक्षण, झुंझुनी, कनकनी, कान में बहरापन, या इस तरह के कोई और भी लक्षण आ रहे नहीं। क्यों? कई दफा चक्कर जो है वो ईएनटी की जो बीमारियां होती हैं उससे भी रिलेटेड हो सकती हैं। कई बार लोगों के मन में जो धारणा रहती है, जैसा मैं कह रहा था कि ये जो मिथ है, इस भ्रांति को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से हमें चक्कर हो गया। तो ये हम आज इस माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आप चक्कर के को जोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस चक्कर का कारण ऐसा मान लीजिए मोटा मोटी कि नहीं होता है। ये बात दिमाग में बैठाना जरूरी है, क्योंकि कई बार उम्र से संबंधित जब आप जांच करते हैं तो थोड़ी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण दिख जाते हैं, फिर लोग समझ लेते हैं कि हाँ मुझे चक्कर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ही आ रहा है, और उसके बाद कई पेशेंट्स को हम देखते हैं कि वो कॉलर लगा के घूमते रहते हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो हम जानना ये चाहेंगे कि ये चक्कर जो है, दूसरा जो मैंने कहा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, निश्चित रूप से अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अगर उसमें स्ट्रोक के लक्षण आ गए, जैसे ब्रेन के पिछले हिस्से का स्ट्रोक हो गया, तब तो चक्कर आ सकता है। लेकिन केवल अकेला चक्कर यूजुअली ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण साधारणतः नहीं होता, क्योंकि चक्कर के साथ अगर सर में दर्द आना, उल्टी आना, बैलेंस की दिक्कत होना, देखने में दिक्कत होना, इस तरह की अगर तकलीफ है, तब निश्चित रूप से एक संभावना बनती है कि ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये जो चक्कर होते हैं यूजुअली हम लोग कहते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक पेरिफेरल और दूसरा सेंट्रल। जो ज़्यादातर चक्कर होती है, लगभग समझ लीजिए 80% से भी ज़्यादा चक्कर है वो पेरिफेरल वर्टाइगो जिसको कहते हैं, बाहरी कारण से, जिसमें कि ब्रेन का कारण हम नहीं समझते हैं। जो सेंट्रल कारण है उसमें कुछ गंभीर बीमारियां, लेकिन साथ में कुछ जैसी माइग्रेन बीमारी भी बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसमें एपिसोडिक डिजीज यानी बार बार चक्कर आना, आप बार बार जांच कर रहे हैं, कुछ तकलीफ समझ में नहीं आ रही है, तो कई बार वो जो एपिसोडिक डिजीज है वो एक माइग्रेन का भी एक रूप है। खास करके जब व्यक्ति 40 वर्ष के बाद का हो जाता है तो उसमें माइग्रेन कई बार चक्कर के रूप में ही प्रेजेंट करता है। तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी हम चाहेंगे शेयर करना, कि ज़रूरी नहीं है कि चक्कर वो हमेशा खराबी कारण से रहे, और वो ट्रीटेबल कारण से भी रहे। और दूसरा जो मैंने बताया कि चक्कर कब गंभीर हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब व्यक्ति को मैंने बताया जो और भी कई सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं चक्कर के साथ, अब किसी को अब जब हम चला के देखते हैं तो उसको देख रहे हैं कि चलने में वो एक बिल्कुल लड़खड़ा जाता है, साथ में उसके सर में दर्द हो रही है, उल्टियों का लक्षण है, एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, तब निश्चित रूप से उसे विशेष जांच जैसे ब्रेन की एमआरआई, कई बार सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह की जांच की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर जो चक्कर है वो मुख्य कारण पेरिफेरल यानी बिनाइन पोजीशन वर्टाइगो जिसको कहते हैं, उसको हम बेड साइड क्लिनिकल टेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैन्यूवर्स होते हैं जो हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करके
और उनकी आँखों की जो जांच होती है वो देखते हैं, उसमें निस्टैग्मस विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। एक रॉमबर्ग्स टेस्ट होता है वो देखते हैं। तो अब 5 से 10 मिनट में आप हिस्ट्री और ये एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल आसानी से लगभग 80-90% केस में ये बता सकते हैं कि ये पेशेंट्स पेरिफेरल वर्टाइगो के हैं या फिर सेंट्रल वर्टाइगो के हैं, और उसी आधार पर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी वर्टिजनस ड्रग्स जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं। कई बार कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि महीनों से खाते चले जा रहे हैं, ये दवाई खाते चले जा रहे हैं, और कई बार उस दवाइयों से इवन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस हमने देखा कि हो जाते हैं। तो इसलिए लंबे समय तक एंटी वर्टिजिनस ड्रग्स का प्रयोग करने के लिए भी हम मना कर रहे हैं इस माध्यम से कि लंबे समय तक उसका उपयोग ना करें, नहीं तो वो दवाइयों से जो जनित बीमारियां होती हैं उसका भी कारण बनती हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो वर्टाइगो है, जो गिडिनेस है, उसमें जो गंभीर बीमारियां हैं उसको पहचानने का प्रयास करें। ज़्यादातर केस में वो गंभीर बीमारियों के लक्षण ना होते हैं, ये जानें, अपने डॉक्टर से मिले, उन्हें हिस्ट्री सही रूप से बताएं। और घबराहट बहुत होती है किसी व्यक्ति को, जब अचानक चक्कर आने लगता है तो उसको पहले ही लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी का लक्षण है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनके हिस्ट्री देकर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ज़रूरत जैसे जिस जांच की है वो कराएंगे तो ज़्यादातर जो ये वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, जैसे बिनाइन पोजीशन वर्टाइगो है, वो आपको एक मैनूवर हम लोग करते हैं बेड साइड में ही, उसको उसी से ठीक हो जाता है। तो ये 80% रिलीफ हमने देखा कि वो मैन्यूवर करके ही हमारे पेशेंट्स ठीक हो गए। और बाद में कई पेशेंट्स को हम वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस बताते हैं, क्योंकि ये वेस्टिबुलर एपरेटस से रिलेटेड बीमारियां रहती हैं, तो ये पेशेंट्स वेस्टिबुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इनके रिलैप्स होने के चांसेस कम रहते हैं। सुन्न होना, तो ये सुन्न होना क्या है? जैसे कई बार पेशेंट्स हमारे कहते हैं कि हमें सुन्न लगता है, तो इसमें लोगों के मन में क्या क्या धारणा रहती है और कौन कौन सी ऐसी धारणा है जो या तो उसको बदलने की आवश्यकता है, या इस लक्षण के आधार पर कौन कौन सी बीमारी की संभावना हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि सुन्न होना जो है वो स्ट्रोक बीमारी का ही लक्षण है, जबकि ऐसा है नहीं कि केवल सुन्न होना स्ट्रोक बीमारी का लक्षण है। तो लोगों के मन में रहता है क्या मुझे अचानक से सुन्न हो गया, तो क्या एक तरफ अगर मेरा एक अंग पूरा सुन्न हो गया या हाथों में पैरों में सुन्नपन आ गया तो क्या ये स्ट्रोक हो सकता है, और अगर ये स्ट्रोक नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि अचानक से अगर कोई चीज़ हुई, सडन ऑनसेट डेफिसिट हो गई सपोज कीजिए, तब वो क्या क्या संभव है? तो अचानक सुन्न हो जाने से कई बार जैसे न्यूरोपैथी, नस की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। रेयरली स्ट्रोक हो सकती है जैसे ब्रेन के किसी खास हिस्से में जैसे थैलेमस है, लेकिन अकेला सिम्टम्स सुन्न होना यूजुअली स्ट्रोक का लक्षण नहीं है, उसमें और भी कई सात लक्षण आते हैं। तो अगर अचानक से कोई चीज़ हुई हो तो निश्चित रूप से न्यूरोलॉजी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उस सुन्नता का जो और भी कारण है, जैसे कई बार टॉक्सिक रीजन्स रहते हैं, एंडोक्रिनल रीजन रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये संभव है। और कई बार ऐसे ही अचानक से आप जैसे प्रेशर पॉलिसीज है, कई जैसे आप कई जगह एक हाथ रख कर कहीं बैठ गए या सो गए तो वहाँ के नस में दबाव आ गया तो आपको सुन्नता हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि सुन्नता एक बहुत ही गंभीर ही बीमारी के रूप में रहे। तो सुन्नता कैसे हुई है, कितने देरी में डेवलप हुई है, उसके साथ में और क्या क्या लक्षण आपको हो रहे हैं, तो हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की आवश्यकता तो ज़रूर है, क्योंकि जब उसको न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं तो उसके सारे लक्षण के विशेष प्रश्न का उसमें साथ में उसको योगदान करते हैं। जैसे सुन्न है तो उसके साथ में पावर में कोई कमी आई है कि नहीं, साथ में कोई सर में दर्द होना, उल्टी होना, होश में गड़बड़ी होना, चक्कर आना, चलने में बैलेंस का दिक्कत होना, हाथों पाँवों में पावर का कमी होना, अगर ये साथ में ये सब भी लक्षण कुछ हो रहे हैं तो निश्चित रूप से स्ट्रोक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और कई बार जैसे आप कोई अल्कोहल का अब्यूज़ किए हैं और रात में हाथ ऐसे लटका कर सो गए, उसके बाद हाथों में सुन्नता आ गई, तो वो प्रेशर पॉलिसी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो अब अगर किसी आदमी को सुन्न होता है तो उसका प्रश्न होता है कई बार कि उसके दिमाग के जो नस होते हैं उसमें क्या क्या उसका असर पड़ सकता है, या क्या क्या वो कोई साइकोलॉजिकल रीज़न से भी हो सकता है या कोई साइकेट्री लक्षण से भी हो सकता है,
तो उसका निदान क्या करना चाहिए, उसमें कौन सी ऐसी ऐसी जांचें हैं जो अगर हम करें तो हमें जो है मरीज के लक्षण को पकड़ने में फ़ायदा होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो हम अप्रोच करते हैं टुवार्ड्स नंबनेस जो हम कहते हैं जिसको, कि कैसे उसमें अप्रोच करते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जैसे हमने बताया कि हिस्ट्री टेकिंग, यानी हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि पेशेंट्स के तकलीफ को विशेष रूप से विशेष प्रश्नों के द्वारा ये समझने का प्रयास करते हैं कि उसका क्या टेम्पोरल प्रोफाइल है, कैसे उसमें शून्यता डेवलप की और शून्यता के साथ क्या क्या लक्षण जो है उस मरीज के अंदर आए, और उस आधार पर ही हम अपने जांच को डिसाइड करते हैं आफ्टर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जैसे अगर शून्यता के साथ हमें कुछ एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मिली, जैसे कुछ मोटर पावर में कमी मिली या पेशेंट के रिफ्लेक्सेस में कमी मिली या पेशेंट के साथ हमने उसका कॉग्निटिव असेसमेंट किया उसमें कमी मिली, या स्किन्स में हमें कुछ ऐसे मेडिकल जो हमारी जांच होती है जनरल एग्जामिनेशन उसमें कुछ फाइंडिंग आए, तो उसके आधार पर हम कुछ रूटीन टेस्ट जरूर करते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारे पेशेंट्स का क्या प्रोफाइल है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस का है, कोई ड्रग्स की हिस्ट्री है, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं और उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए ही हम अपने जांच को निर्धारित करते हैं। और फिर जब जांच न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाती है उसके बाद हम कुछ मन में 3, 4, 5, 6 बीमारियां मन में रखते हैं कि ये हमारी संभावनाएं हैं कि ये क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो उस लक्षण के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, जांच के आधार पर और जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसके आधार पर जो हमारा इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं कि हम क्या क्या सोचें। और जब हम एक बिंदु पर पहुंचते हैं कि हाँ ये कारण मुख्य रूप से इसका होना चाहिए, तो उसके बारे में हम फिर निदान जो है उस कारण के आधार पर खोजते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जैसे कभी कभार जो साइकोलॉजिकल रीजंस रहते हैं उसमें भी कभी कभी नॉन स्पेसिफिक नंबनेस जो है वैसा हो सकता है। कभी कभार जैसे स्लीप डिप्राइवेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इसके वजह से भी नॉन स्पेसिफिक नंबनेस, कई बार विटामिन की कमी से हो गया। तो ये सब कई सारे करेक्टेबल डिजीज़ भी रहते हैं जिसमें कि हम सिंपल अगर आप जैसे विटामिन की कमी से हुई, खास करके विटामिन B1, B12 इसकी कमी से अगर हमें हुई तो उसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं और उसके रिप्लेसमेंट से ठीक कर देते हैं। अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड है तो अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा करें तो उससे मरीज को बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर साथ में न्यूरोपैथिक पेन रिलेटेड है तो पेन मॉड्यूलेटर देते हैं, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं। और अगर कोई सीरियस या गंभीर बीमारी की लक्षण हुई तो उसको जांच के आधार पर पकड़ के और फिर उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को शून्य होने का लक्षण हो रहा है तो उसमें इन सारे बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें जांच करते हुए उसका उपचार करना चाहिए। नमस्कार।